देवरानी के हनीमून पर आ गई जेठानी। आज तो जिम जाके बढ़िया सी एक्सरसाइज करूंगी, ऐसी एक्सरसाइज करूंगी कि सब मेरी बॉडी देखते रह जाएंगे। प्रीति कमरे से बाहर आती है जहां हॉल में घर के सभी लोग बैठे होते हैं। कहाँ जा रही हो बहू? देखो ना माँ, इतने टाइट जिम के कपड़े पहने हैं तो ये मैडम जिम ही जा रही हैं। भाभी, आप घर की बड़ी हो, अगर आप ऐसे कपड़े पहने होगी तो बाकी की बहुएं भी ऐसे ही करेंगी, अच्छा नहीं लगता। ओ कम ऑन, आप लोगों ने फिर से ये स्यापे शुरू कर दिए। हटो, मुझे जाने दो, मुझे फिट रहना है, मोटी नहीं होना और ना ही बूढ़ी। जिसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है और जिम में अपने जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड फ्रेंड के पास आती है। और बेबी कैसे हो यार? आई मिस यू। आई ऑल्सो मिस्ड यू बेबी। बताओ इतनी देर क्यों हुई? बिकॉज ऑफ माई इन-लॉज। चलो छोड़ो, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज मुझे न्यू एक्सरसाइज बताना। जिम में हल्की फुल्की म्यूजिक की आवाज गूंज रही होती है। चारों तरफ लोग अपने अपने वर्कआउट में बिजी होते हैं और उसी बीच प्रीति और जिम ट्रेनर एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे तो मैडम, आज कौन सा वर्कआउट करें? आज तो आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी में हो, कहीं मुझे ही न थका दो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी फिट हूँ। तुम बस मुझे नई नई एक्सरसाइज सिखाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, आज मुझे थोड़ा स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। स्पेशल ट्रेनिंग तो तुम्हें हमेशा मिलती है, लेकिन आज तुम्हें थोड़ा और करीब से सिखाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं। कभी प्रीति डंबल उठाती है तो कभी ट्रेडमिल पर दौड़ती है। जिम ट्रेनर बार बार उसे टच करके उसकी पोजीशन ठीक करता है और दोनों के बीच की नजदीकियां साफ नजर आती हैं। उफ, आज तो बहुत थक गई, लेकिन मजा आ गया। तुम्हारे साथ वर्कआउट करने में अलग ही फील आता है। अरे क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेन नहीं करता, तुम्हें समझता भी हूँ। कुछ देर बाद प्रीति जिम से निकलती है और जिम ट्रेनर उसे घर के बाहर तक छोड़ने आता है। काश मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा छोड़ने आ पाता, बिना किसी डर के। अभी टाइम नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर। तब तक ऐसे ही चोरी छुपे मिलते हैं। प्रीति घर के अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद प्रीति नहा धोकर तैयार होती है और मेकअप करती है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी तो जिम से आई थी, आप कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी, सब्जी खत्म हो गई है, सोचा मैं ले आती हूँ। वैसे भी मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है। देखो जल्दी आ जाना। प्रीति मुस्कुराते हुए घर से निकल जाती है और बाजार पहुंचती है। बाजार में हलचल होती है। सब्जी वाले अपनी अपनी दुकान पर दुकान लगाए बैठे होते हैं और प्रीति सीधे एक सब्जी वाले के पास जाती है। आइए आइए मैडम, क्या चाहिए आज? आज तो तुम जो दोगे वही ले लूंगी। सब्जी वाला उसकी आंख मारने पर खुश हो जाता है। अरे मैडम, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये लो ताजी सब्जियां। प्रीति सब्जी लेते समय उसका हाथ पकड़ लेती है। ध्यान से देना, मुझे खराब सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे आपके लिए तो सबसे बढ़िया ही दूंगा। आस पड़ोस की खड़ी औरतें, पड़ोसन सब ये देख रही होती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। देखा तुमने कैसी हरकतें कर रही है? आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं, घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। शाम को सब्जी वाला पैसे लेने के लिए प्रीति से मिलने जाता है। अरे सुबह तुमने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की? मैं नहीं चाहती थी कि कोई जान जाए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अरे मतलब तुम मुझे अपना मानती हो? शायद, अगर तुम मेरे काम आओ तो। जिसके बाद प्रीति वहां से घर आ जाती है। रात का समय होता है, पूरा घर शांत होता है। प्रीति अपने कमरे में तैयार होकर बैठी होती है। आज तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। देखते हैं आज राघव क्या रिएक्शन देता है। वो राघव का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद राघव कमरे में आता है। बहुत थक गया हूँ। राघव प्रीति की तरफ देखता तक नहीं है और अपना बिस्तर लेकर सो जाता है। एक बार देख तो लेते, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रीति का चेहरा उतर जाता है। इससे अच्छे तो मेरे बाकी बॉयफ्रेंड है, कम से कम मुझे देखते तो हैं। और मेरा पति है एक, जो मुझे नजरअंदाज करता है। प्रीति गुस्से में करवट लेकर सो जाती है, लेकिन उसके मन में कई और सवाल और इच्छाएं चलती रहती हैं। अगले दिन क्या होगा ये सोचते सोचते रात गुजर जाती है। दिन बीतने लगते हैं। घर में सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन प्रीति का वही पुराना रवैया रहता है, कभी इधर मंडराना कभी उधर। घर के काम में उसे जैसे कोई मतलब ही नहीं होता। एक सुबह का समय होता है। दरवाजे पर दूध वाला आवाज लगाता है। दूध दूध ले लो, ताजा दूध। अरे आ गए तुम। आज थोड़ा लेट हो गए ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे क्या करें मैडम, रास्ते में थोड़ा काम आ गया था, लेकिन अब तो आ गया हूँ। आप बताइए कितना दूध दूं? जितना तुम देना चाहो। वैसे भी तुम जो देते हो अच्छा ही देते हो। प्रीति बात करते करते उसका हाथ छू लेती है। दूध वाला थोड़ा असहज होकर मुस्कुराता है।
अरे आप भी ना बातों में बहुत आगे हो। अंदर खड़ी सास सुमित्रा और नंद कीर्ति ये सब देख रही होती हैं। ये बहू आखिर करती क्या है, हर वक्त बाहर ही घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं। माँ, भाभी तो पूरे दिन ऐसे ही बाहर वालों से बात करती रहती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये घर संभालेगी कैसे। ससुर भी वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। पता नहीं किस क्षण में हमने इस बहू को अपने घर में लाने का फैसला किया, न घर का ध्यान न परिवार का, बस अपनी दुनिया में मस्त। लेकिन किसी को भी प्रीति की असलियत का अंदाजा नहीं होता। तभी दरवाजे से नीरज अंदर आता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। माँ, पापा, एक बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ बेटा, इतना खुश क्यों लग रहा है? मेरी नौकरी का प्रमोशन होने वाला है और मुझे विदेशी पोस्टिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरे ये हुई ना बात, मेरा बेटा विदेश जाएगा। बहुत अच्छा किया बेटा। वाह भैया, अब तो हम भी विदेश घूमेंगे। अरे भैया, जल्दी प्रमोशन ले लो फिर मेरी भी लॉटरी लग जाएगी। बेटा अब तो शादी कर ले, घर में बहू आएगी तो खुशहाली आएगी, और तू विदेश जाएगा तो तेरे साथ तेरी पत्नी भी होगी। हाँ माँ, अब मुझे भी लग रहा है कि शादी कर लेनी चाहिए, एक अच्छा साथ मिल जाएगा। भैया जल्दी शादी करो, तभी तो मेरा नंबर आएगा, मैं भी चित्रा से शादी करूंगा। तभी चित्रा भी वहां आ जाती है। क्या बात हो रही है मेरे बिना? तुम्हारी ही बात हो रही थी। मैं कह रहा था कि भैया की शादी के बाद हमारी भी बारी आएगी। अच्छा जी, तो अब आप लोग मुझे भी परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। सभी हंसने लगते हैं। धीरे धीरे सुमित्रा नीरज के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। हमें एक अच्छी संस्कारी और समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके। प्रीति ये सब सुन रही होती है। उसके मन में अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं। मैं अपनी होने वाली पत्नी को बहुत खुश रखूंगा, उसे ढेर सारे गहने दूंगा, विदेश में उसके साथ नई जिंदगी शुरू करूंगा। ये सुनकर प्रीति के मन में लालच जाग उठता है। काश मेरा पति भी ऐसा होता, लेकिन मेरा तो निकम्मा है, न कमाता है न प्यार करता है। अब प्रीति नीरज पर ध्यान देने लगती है। नीरज, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी सोच भी कितनी अच्छी है। जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। अरे भाभी आप भी ना बस ऐसे ही तारीफ करती रहती हैं। प्रीति मनी मन प्लान बनाती है। अब मुझे ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो सीधी सादी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ताकि नीरज पर सिर्फ मेरा हक रहे। प्रीति अब खुद ही नीरज की शादी की जिम्मेदारी उठाती है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं नीरज के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढूंगी जो इस घर में फिट बैठे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बहू, तुम जो करोगी सही ही करोगी। हाँ बहू, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रीति के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ जाती है। अब खेल शुरू होता है। नीरज भी मेरा और उसका पैसा भी। घर वाले उसकी बातों से खुश होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि प्रीति के मन में क्या चल रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब प्रीति ने पूरी तरह नीरज की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली होती है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं होते। वो बाहर से जितनी जिम्मेदार दिख रही होती है, अंदर से उतनी ही चालाक बनती जा रही थी। प्रीति अलग अलग घरों में जाकर लड़कियां देखती है, हर बार कोई ना कोई कमी निकालकर रिश्ता ठुकरा देती है। मम्मी जी, वो लड़की ठीक थी, लेकिन मुझे उसमें घर संभालने वाली समझ नहीं दिखी, और दूसरी वाली बहुत ज्यादा बोलती थी। हमारे घर के लिए शांत स्वभाव की लड़की चाहिए। बहू, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, जो भी तुम फैसला करोगी सोच समझ कर ही करोगी। कई लड़कियों को देखने और रिजेक्ट करने के बाद एक दिन प्रीति को मिताली मिलती है। मिताली एक साधारण सी सीधी सादी लड़की होती है। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलकती है। नमस्ते। नमस्ते, तुम क्या करती हो? मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद घर संभालना शुरू किया। मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है, ज्यादा बाहर जाना या लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। बस यही चाहिए था, सीधी भोली और कम बोलने वाली। अब ये मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगी। प्रीति घर आकर मिताली के बारे में सबको बताती है। मम्मी जी, मुझे एक लड़की मिली है, बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी और घर संभालने वाली है। मुझे लगता है नीरज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सच में बहू, तो फिर हमें जल्दी से ही उसे देखने जाना चाहिए। हाँ, फिर देर किस बात की, अगर लड़की अच्छी है तो रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। अगले ही दिन पूरा परिवार मिताली के घर जाता है। मिताली अपने परिवार के साथ सबका स्वागत करती है। उसकी सादगी और व्यवहार सभी को पसंद आता है। ये लड़की सच में बहुत अलग है, शांत, सरल और समझदार। बेटा, तुम्हें हमारे घर के बारे में सब बताया गया है ना? जी आंटी, मुझे सब बताया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सबको खुश रख सकूं। हमें ये लड़की पसंद है। नीरज भी मिताली को देखकर खुश हो जाता है। मुझे भी मिताली पसंद है।
इसी के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है। घर लौटते समय सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रीति के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अब खेल शुरू होगा, नीरज मेरा होगा और उसका सब कुछ भी। रिश्ता पक्का होने के बाद प्रीति नीरज के और करीब आने की कोशिश करती है। नीरज, तुमने आज कुछ खाया भी है या नहीं? आओ मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं खुद खा लूंगा। अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा हक है। अब नीरज को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। कभी कभी वो नीरज का हाथ पकड़कर पार्क में टहलने भी ले जाती है। नीरज, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है, तुम बहुत अलग हो। भाभी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशी का माहौल होता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब नीरज और मिताली की शादी हो जाती है। मिताली दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है। दरवाजे पर खड़ी मिताली को देखकर प्रीति के मन में अजीब सी भावना पैदा होती है। देखो मिताली, अभी तो तुम आई हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा पति, तुम्हारा घर सब मेरा होगा। तुम सिर्फ एक मोहरा हो। सुमित्रा बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। पड़ोस की महिलाएं भी वहां मौजूद होती हैं। बहुत सुंदर बहू लाई हो सुमित्रा जी, सच में बहुत ही संस्कारी लग रही है। मिताली घर के अंदर प्रवेश करती है। अगले दिन मिताली की पहली रसोई होती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जो बनाओगी हम वही सब खाएंगे। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सब अच्छा लगे। मिताली रसोई में लग जाती है। वो दाल, चावल, सब्जी, पूरी और खीर बनाती है। प्रीति बाहर टेबल सजाती है। आज तो हमारी नई बहू ने पूरा खाना बना दिया। देखते हैं कितना अच्छा खाना बनाती है। सभी खाने के लिए बैठते हैं। प्रीति सबको खाना परोसती है और जब वो नीरज के पास जाती है, वो जानबूझकर अपने पैर से नीरज के पैर को छूती है। भाभी, ये क्या? कुछ नहीं, गलती से हो गया। नीरज थोड़ा असहज हो जाता है। सभी खाना खाते हैं। अरे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू। हमारी बहू तो बहुत ही अच्छी निकली। भाभी, आपने तो दिल जीत लिया। अब तो रोज ऐसा ही खाना चाहिए। मिताली सभी की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। धन्यवाद, मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आप सबको खुश रख सकूं। प्रीति एक तरफ खड़ी ये सब देख रही होती है। अभी खुश हो लो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, अब असली खेल शुरू होगा। समय आगे बढ़ता है। अब प्रीति ने अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल लिया होता है। वो सबके सामने एक आदर्श बड़ी बहू का रोल निभा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नीरज पर होता है। मिताली, तुम थक जाती हो पूरा दिन काम करके। देखो ना, मैं हूं ना, तुम आराम भी कर लिया करो, मैं नीरज का ध्यान रख लूंगी। दीदी, आप कितना ख्याल रखती हैं। सच में मुझे तो लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली। अरे पगली, अब हम एक ही घर की बहू हैं, एक दूसरे का साथ देना तो बनता है। अगले दिन सुबह नीरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन भर सब अपने काम में लगे रहते हैं और रात होते होते नीरज देर से घर लौटता है। मिताली उसका इंतजार करते करते थक जाती है। मिताली, तुम सो जाओ, तुम सुबह से काम कर रही हो, मैं नीरज का इंतजार कर लूंगी। जब वो आएगा मैं उसे खाना खिला दूंगी। लेकिन दीदी, वो मेरा भी तो फर्ज है। अरे तुम्हारा फर्ज मैं निभा दूंगी आज, तुम बस आराम करो, कल से फिर तुम ही संभाल लेना। मिताली भोलेपन में मान जाती है और सोने चली जाती है। कुछ देर बाद नीरज घर आता है। उफ, आज तो बहुत थक गया, काम ही खत्म नहीं हो रहा है। आ गए आप, बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। प्रीति जल्दी से रसोई में जाती है, खाना गर्म करती है और प्लेट में सजा कर लाती है। ये लीजिए, अपने हाथों से खिलाओ। भाभी, इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद खा लूंगा। जब कोई अपने अपने हाथों से खिलाता है तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है, मान जाइए। नीरज हल्का सा मुस्कुरा देता है और प्रीति उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अरे भाभी, इतना ख्याल रखती हैं। मिताली भी अच्छी है, लेकिन भाभी में कुछ अलग बात है। धीरे धीरे नीरज प्रीति की ओर आकर्षित होने लगता है और खाना खत्म होने के बाद, चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, इतनी देर तक काम किया है, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। इतनी रात को? मैं हूं ना साथ में, डर किस बात का। दोनों बाहर निकलते हैं। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। दोनों साथ में चलते हैं और एक आइसक्रीम की दुकान पर रुकते हैं। मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, आपको कौन सा? जो आपको पसंद है वही मुझे भी पसंद है। दोनों एक ही आइसक्रीम शेयर करते हैं और उनके बीच एक अलग ही नजदीकी बनने लगती है। अगले दिन सुबह मिताली रसोई में काम कर रही होती है, तभी प्रीति नीरज की शर्ट लेकर उसके कमरे में जाती है। देवर जी, आज ये शर्ट पहनिए, आप पर बहुत जचेगी। आपको कैसे पता कि मैं यही पहनने वाला था? मैं भी आपकी भाभी हूँ, मुझे सब पता होता है। वो अपने हाथों से नीरज को शर्ट पहनाने लगती है। जैसे ही नीरज शर्ट पहनता है तभी मिताली कमरे में आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ हैं, नाश्ता तैयार है। दोनों अचानक सामान्य हो जाते हैं। हाँ, बस हम अभी आ ही रहे थे। इसके बाद
प्रीति मिताली के बनाए हुए खाने को डिब्बे में पैक करती है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए बहुत प्यार से खाना पैक किया है, ऑफिस में टाइम से खा लीजिएगा। अरे थैंक यू भाभी, आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। नीरज अब प्रीति से और ज्यादा प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगता है। वही मिताली इन सब चीजों से अनजान रहती है। शहरों में शायद ऐसा ही होता होगा, परिवार में सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक दिन सास और ससुर आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारी दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं, घर को कितना अच्छे से संभाल रही हैं। हाँ सच में, हमें इससे अच्छा क्या चाहिए, घर में सुख शांति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी चालें चल रही होती है। एक दिन उसका जिम ट्रेनर उससे मिलने आता है। अरे क्या हो गया है तुम्हें, अपना फोन उठाती हो ना मिलने आती हो। अब मेरी लाइफ बदल गई है, मुझे फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। फालतू? मैं तुम्हारे लिए फालतू हो गया? हाँ, अब मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट है, तुम जाओ यहाँ से। जिम ट्रेनर हैरान रह जाता है। प्रीति अब सब्जी वाले और दूध वाले को भी इग्नोर करने लगती है। अब मुझे इन छोटे मोटे लोगों की जरूरत नहीं, मेरा असली टारगेट तो नीरज है। अब वो पूरी तरह नीरज पर फोकस करती है। कभी वो अच्छी नाइटी पहनकर रात में नीरज के पास जाने की कोशिश करती है। नीरज, नींद नहीं आ रही, थोड़ा बाहर चले। चलिए। कभी वो छोटे कपड़े पहनकर नीरज के साथ बाहर डिनर पर जाती है। आज सिर्फ हम दोनों, कोई तीसरा नहीं। आप सच में बहुत अलग हैं भाभी। घर वालों को इन सब बातों की कोई खबर नहीं होती। सबको लगता है कि प्रीति सिर्फ अपने देवर का ख्याल रख रही है, लेकिन असल में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा होता है। बस थोड़ा और, फिर नीरज पूरी तरह मेरा होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अब घर में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों के बीच एक खामोश खेल चल रहा होता है। एक दिन चित्रा बाजार से लौट रही होती है और तभी वो दूर से देखती है कि प्रीति और नीरज साथ में हंसते हुए आइसक्रीम खा रहे हैं। ये क्या, नीरज भैया के साथ तो मिताली भाभी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो प्रीति भाभी है। ये सब चल क्या रहा है? चित्रा थोड़ी देर तक उन्हें देखती रहती है। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आती है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अभी बिना सोचे समझे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। पहले मुझे पूरा सच समझना होगा। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। घर में सभी खुश नजर आते हैं, लेकिन प्रीति और नीरज के बीच की नजदीकियां और बढ़ती जा रही होती हैं। एक दिन घर के हॉल में सभी बैठे होते हैं। नीरज बेटा, तुम्हारी शादी को 15 दिन हो गए हैं, अभी तक तुम हनीमून पर नहीं गए, अब तो जाना चाहिए। हाँ बेटा, काम तो चलता रहेगा, लेकिन ये पल वापस नहीं आते। हाँ भैया, भाभी को लेकर जल्दी से हनीमून पर जाओ। जो आप सब ठीक समझे। हाँ ठीक है माँ, मैं टिकट और बाकी सब अरेंज कर लेता हूँ। ये सुनकर प्रीति के चेहरे पर एक हल्की चालाक मुस्कान आ जाती है। उसी रात छत पर ठंडी हवा चल रही होती है। आसमान में तारे चमक रहे होते हैं। नीरज और प्रीति साथ में बैठे होते हैं। नीरज, एक बात कहूँ? हाँ भाभी बोलिए ना। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। क्या? लेकिन कैसे? देखो, तुम्हारे भैया वैसे भी काम से बाहर गए हुए हैं और घर वालों को मैं समझा दूंगी, कह दूंगी कि तुम दोनों हनीमून पर जा रहे हो और मैं अलग से घूमने जाऊंगी। मतलब हम दोनों को भी साथ में टाइम मिल जाएगा? सिर्फ टाइम नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। नीरज अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका होता है। ठीक है, हम तीनों का टिकट करवा लेते हैं। अगले दिन घर में हनीमून की बात शुरू होती है। मम्मी जी, मैंने सोचा है कि ये लोग स्विट्जरलैंड जाए, बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ बहू, बहुत अच्छा आइडिया है। तीनों के लिए वीजा अप्लाई किया जाता है। मिताली बहुत खुश होती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं विदेश जाऊंगी। भाभी, अब तो आप विदेश घूम कर आएंगी। मिताली शॉपिंग और पैकिंग में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज चोरी छुपे प्रीति के लिए भी ढेर सारी शॉपिंग करता है। अरे ये ड्रेस तुम्हारे लिए, तुम्हें सूट करेगी। तुम सच में बहुत खास हो। कुछ ही दिनों में सब तैयारी पूरी हो जाती है। पड़ोस में भी बातें होने लगती हैं। ये प्रीति कुछ ज्यादा ही देवर के साथ घूमती रहती है। हाँ, मुझे भी इसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। ये सारी बातें चित्रा सुन लेती है। मुझे पहले ही शक था, अब कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन एयरपोर्ट का सीन है। प्रीति, मिताली और नीरज अपने पासपोर्ट और वीजा लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एक मिनट मैडम, आपका वीजा? जी, इसमें क्या हुआ? ये वीजा नकली है, आप ट्रैवल नहीं कर सकती। ये सुनकर मिताली के होश उड़ जाते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? देखो, अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इतने पैसे खर्च हो चुके हैं। लेकिन मिताली, हम ऐसा करते हैं कि तुम और मैं चलते हैं, मिताली का नया वीजा बनवाकर उसे बाद में बुला लेंगे। अगर ऐसा ही सही है तो आप लोग चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। नीरज और प्रीति एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठीक है। दोनों मिताली को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूर खड़ी चित्रा और उसका बॉयफ्रेंड ये सब देख लेते हैं। देखा तुमने, ये सब प्लान था। हमें सच का पता लगाना होगा। मिताली उदास होकर घर लौटती है। वहीं चित्रा और उसका बॉयफ्रेंड मिताली के वीजा की जांच करवाते हैं।
ये वीजा सच में नकली है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। दोनों सीधे घर पहुंचते हैं। घर में सभी हैरान होते हैं। हमें प्रीति भाभी का कमरा चेक करना होगा। क्या कह रही हो तुम? वो लोग कमरे की तलाशी लेते हैं। अलमारी खोलते ही उन्हें एक फाइल मिलती है। ये देखो, ये असली वीजा है, मिताली के नाम का। सभी के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब हमारी बहू ने। अरे ये सब प्रीति का खेल था। अब सच सामने आ चुका है। घर में सन्नाटा छा जाता है। ये कैसे हो सकता है? हमारी बहू ऐसा कर सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मेरी प्रीति बहू ऐसी नहीं हो सकती। जरूर कोई गलतफहमी है। उसने हमेशा इस घर का ख्याल रखा है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? आंटी, ये गलतफहमी नहीं है, ये सबूत है। अगर ये असली वीजा यहाँ है तो एयरपोर्ट पर जो मिताली भाभी को मिला था वो नकली था, और ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। दीदी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने तो उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह माना था। अगर भाभी ने ये सब किया है ना, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने हमारे पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। मुझे तो हमेशा लगता था कि भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब तो सोच के भी बाहर है। कमरे की छानबीन और तेज हो जाती है। अलमारी, ड्रॉर, बैग, हर जगह देखा जाता है और हर छोटी चीज अब शक के दायरे में आ जाती है। हमें जल्दी फैसला लेना होगा। अगर हम अभी नहीं पहुंचे तो शायद वो लोग वापस आ जाएं या फिर कहीं और चले जाएं। हाँ, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। सच का सामना वहीं होगा। मैं भी चलूंगी। अब मुझे भी सच आना ही है और अपने रिश्ते को बचाना भी है। बेटा, क्या सच में प्रीति ऐसा कर सकती है? मम्मी जी, अगर नहीं किया होगा तो सब साफ हो जाएगा, और अगर किया है तो सच सामने आना ही चाहिए। जाओ, लेकिन सच लेकर ही वापस आना। इसके बाद तुरंत तैयारी शुरू होती है। पासपोर्ट, टिकट, जरूरी सामान सब जल्दबाजी में तैयार किया जाता है। कुछ ही घंटों में चित्रा, मिताली और चित्रा का बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। मिताली, तुम हिम्मत मत हारना, हम सच जरूर सामने लाएंगे। मुझे अब डर नहीं लग रहा, बस सच्चाई जानी है। तीनों फ्लाइट में बैठते हैं। लंबा सफर तय करके स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और चारों तरफ सुकून। प्रीति और नीरज इन खूबसूरत नजारों के बीच पूरी तरह मस्ती में डूबे होते हैं। वाह नीरज, ये जगह तो किसी सपने से कम नहीं है। देखो ना, ये पहाड़, ये बर्फ, सब कितना खूबसूरत है। अरे जब तुम साथ हो तो हर जगह खूबसूरत लगती है। सच? बिल्कुल सच। दोनों पहाड़ों के बीच खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये फोटो मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी, ताकि जब भी मैं देखूं ये पल याद आ जाए। और मैं भी। दोनों हाथों में हाथ डालकर बर्फ में चलते हैं। उफ, कितनी ठंड है। अरे आओ, मैं हूं ना। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ चित्रा, मिताली और मोहित स्विट्जरलैंड की सड़कों पर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। हमें हर जगह देखना होगा। होटल, टूरिस्ट स्पॉट, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। हम पहले उनके होटल का पता लगाते हैं, वहां से शुरू करते हैं। बस करें, जो हम सोच रहे हैं वो सच ना हो। वो लोग एक होटल से दूसरे होटल जाते हैं, पूछताछ करते हैं। सॉरी, इस नाम से यहाँ कोई गेस्ट नहीं है। चलो अगले होटल में चलते हैं। उधर प्रीति और नीरज एक कैफे में बैठे होते हैं। नीरज, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब गलत है? शायद, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। क्योंकि तुम मुझे चाहते हो। हाँ, दोनों के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो चुका होता है। उधर मिताली और चित्रा लगातार उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? हाँ, सच से भागना नहीं चाहिए। अचानक दूर पहाड़ों के बीच मिताली की नजर किसी पर पड़ती है। वो देखो। कहाँ? वहाँ, वो प्रीति दीदी और नीरज। स्विट्जरलैंड की ठंडी वादियों में हवा तेज चल रही होती है। मिताली की नजर अचानक दूर खड़े नीरज पर पड़ती है। उसके साथ प्रीति भी होती है। दोनों हंस रहे होते हैं। चित्रा, वो नीरज है, और उनके साथ, हाँ, और उनके साथ प्रीति भाभी। तभी अचानक प्रीति और नीरज वहां से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। ये लोग कहाँ चले गए? लगता है इन्हें किसी का शक हो गया है। हमें जल्दी करना होगा। चलो, इनके होटल का पता लगाना होगा हमें। वहीं से सच सामने आएगा। तीनों जल्दी जल्दी उस होटल की तरफ जाते हैं जहां उनकी बुकिंग होने का अंदाजा होता है। होटल के रिसेप्शन पर। हमें एक कमरे के बारे में जानकारी चाहिए। सॉरी मैम, बिना परमिशन हम किसी गेस्ट की जानकारी नहीं दे सकते। चित्रा इशारे से अपने बॉयफ्रेंड को देखती है। वो चुपचाप कुछ पैसे निकालकर रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। हमें सिर्फ कमरे का नंबर और चाबी चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। रिसेप्शनिस्ट इधर उधर देखकर पैसे ले लेती है और चाबी दे देती है। कमरा नंबर 307, लेकिन ध्यान रखना कोई देख ना ले। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे के बाहर खड़े होकर वो दरवाजे के पास कान लगाते हैं। अंदर से हंसी और धीमी बातें सुनाई दे रही होती हैं। की आवाज? हाँ, यही है।
वो धीरे से दरवाजा खोलते हैं और अंदर झांकते हैं। अंदर का नजारा देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रीति और नीरज एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थामे हुए, पूरी तरह अपने में खोए हुए। ये क्या देख रही हूँ मैं? मिताली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने सोचा था कुछ गलतफहमी होगी, लेकिन ये तो। मिताली खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। नीरज, आपने मेरे साथ ये सब कैसे कर दिया? अंदर बैठे प्रीति और नीरज चौंक जाते हैं। मिताली, तुम? ये कैसे? सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है, आज सब सामने आ गया है। मैंने आपको अपना सब कुछ माना और आपने। मिताली, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। अब कुछ समझाने के लिए बचा ही क्या है? मिताली और चित्रा रोते हुए वहां से निकल जाते हैं। प्रीति और नीरज दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब क्या होगा? अब सच सबके सामने आ जाएगा। कुछ ही समय बाद सभी भारत लौट आते हैं। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। सभी हॉल में बैठे होते हैं। गुस्सा, दुख और हैरानी सबके चेहरों पर साफ नजर आता है। प्रीति, जो कुछ हमने सुना है क्या वो सच है? बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये सच है। घर में सन्नाटा छा जाता है। भाभी, आपने हमारे भरोसे के साथ ऐसा खेल खेला। मुझे आप पर कितना भरोसा था। दीदी, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना। हाँ, किया मैंने ये सब, क्योंकि राघव ने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए, लेकिन मुझे कभी नहीं कुछ मिला। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नीरज के करीब जाऊं। वो मुझे समझता है, मुझे चाहता है, और अगर वो विदेश चला जाता तो उसकी जिंदगी, उसका पैसा सब मेरा होता। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। बस बहुत हो गया, तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने तुम्हें बेटी समझा और तुमने। और आप भैया, आपने भी। मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, धोखा है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आज से तुम दोनों का इस घर में से कोई रिश्ता नहीं। प्रीति और नीरज दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। आप हमें घर से निकाल रहे हैं? हाँ, अभी इसी वक्त। प्रीति और नीरज एक दूसरे को देखते हैं। दोनों धीरे धीरे अपना सामान उठाते हैं और घर के दरवाजे से बाहर निकलते वक्त। आज जो हुआ वो आपके कर्मों का नतीजा है। दरवाजा बंद हो जाता है। घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। एक परिवार टूट चुका होता है और सच ने सब कुछ बदल दिया होता है। समय बीतता है। घर का माहौल धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगता है, लेकिन इस बार रिश्तों की नींव सच्चाई और विश्वास पर टिकी होती है। बेटा, अब तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो। जो दर्द तुमने सहा है उसके बाद तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। मिताली, तुमने इस घर की इज्जत बचाई है। अब ये घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। मम्मी जी, पापा जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ और प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इस घर को अपना घर मानकर ही सबका ख्याल रखूंगी। भाभी नहीं, आप मेरी बड़ी बहन हैं। मिताली अब पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। प्यार से सबका ध्यान रखती है। मैं तो अब रोज आऊंगी इस घर की खुशियों का हिस्सा बनने। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति और नीरज का इस घर से रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म। और इस तरह सच की जीत होती है और मिताली को उसका अपना परिवार मिल जाता है।